Hello everyone and welcome to Pendulum EDU, and in this session we have got amazing information for you right here today, and this one is really important. So without failure, if you wish to attempt your tier 3 exam, so here are all the tips that you need for your exams. So without wasting time, we will begin with this, and for tier 3, let's not miss any point. As you all know that you either have an essay, letter and sometimes a précis to write. जब भी हम tier 3 exam का अगर आपके लिए बात करते हैं, earlier it was that people who clear tier 2 exam सिर्फ वो tier 3 exams के लिए बैठते हैं, but now every candidate has to sit for this exam, so you have to get up and without missing any point you have to crack this. Now first thing and the foremost thing to know is that ये एग्जाम में you will have two parts. आपके पास दो sections में divided रहेगा ये एग्जाम, और जो दो sections होंगे, number 1 will be essay writing and number 2 will be letter or application, which is similar. letter या application में confuse होने की ज़रूरत नहीं है, it is the same. या फिर précis writing. essay writing हम सब समझते हैं, particular एक topic आपको दिया जाता है and on that you have to draft paragraph, different set of paragraphs I would say, और pertaining to that particular topic आपको सारी information वहाँ पर in detail देनी होती है. लेटर और एप्लीकेशन, अगेन इट्स अ लेटर, आपको फॉर्मल लेटर भी पूछा जा सकता है एंड इट कैन बी इनफॉर्मल, इट डिपेंड्स. नाउ देर आर पीपल जिनको डाउट आता है कि सेमाई फॉर्मल लेटर भी होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. डू नॉट वरी अबाउट दैट. फॉर योर एग्जाम्स ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल जो कि ऑफिशियल या बिजनेस लेटर्स में काउंट किया जाता है, एंड इनफॉर्मल विच वी राइट टू आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स. ऑलराइट, तो आपको या तो ऑफिशियल एक बिजनेस लेटर ड्राफ्ट करने के लिए पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछा जाएगा इनफॉर्मल लेटर जो आप अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं. नाउ द यूज ऑफ लैंग्वेज, द यूज ऑफ वर्ड्स, द पैटर्न फॉर्मेट विल बी डिफरेंट एंड आई विल टेल यू इन दिस सेशन टुडे अबाउट इट. अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रेसी राइटिंग जो होता है वो समरी राइटिंग होता है. एक तरीके से आपको एक पैसेज दिया जाता है, देयर इज अ शॉर्ट पैसेज. ओके, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, लेट्स से ऑफ 100 वर्ड्स, ओके, और 150 वर्ड्स. आपको उसको शॉर्ट करके लिखना होता है, या फिर आपको एक 300 वर्ड्स का पैराग्राफ दिया जाएगा और आपको उसको 100 वर्ड्स में देना होता है. प्रेसी का जो बेसिक आइडिया होता है वो ये होता है कि आपको जो समरी होती है उसको 1/3 लेंथ में लिखना होता है. मतलब अगर 300 वर्ड्स का पैसेज है तो आप जो प्रेसी लिखेंगे या जो समरी लिखेंगे वो 1/3 लेंथ होनी चाहिए उसकी. ऑलराइट, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो प्रेसी इज ऑलमोस्ट लाइक अ समरी, और एक जो जिस्ट होता है उसका पूरे जो भी पैसेज में दिया होता है वो आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है. सो अब दीज टॉपिक्स आर आस्क्ड एंड दीज आर पार्ट्स जिनमें आपको ये पूछा जाता है. ना इसका जो वेटेज होता है मार्क्स का, लेट्स डिस्कस दैट, बिकॉज eventually at the end this is what matters to crack the exam, right? So essay writing, that will be for 250 words, and word limit, guys, it is very very important because based on this also your marks are deducted a lot many times. So you have to be aware कि जो आप word limit है वो exceed कर सकते हैं, but किस हद तक कर सकते हैं that I'll let you know. So जो word limit set की गई है for essay, that is 250 and the marks allotted are 50 marks. Letter, application और précis के लिए it is 150 words and marks again 50. Usually पहले ऐसा भी होता था कि एक letter भी आता था और précis भी आता था, but अभी पैटर्न में देखा जा रहा है सिर्फ essay और letter writing आता है. précis बहुत रेयर पूछा जाता है, but अगर in case आ जाता है, so you don't have to get anxious or panic. We will discuss आज सारी details about précis as well. So 150 words and 50 marks. अगर दोनों पूछे जाते हैं तो marks 50 डिवाइड कर देते हैं 30-20, इस तरह से 40-10 ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं. There is an important point that I have quoted for you guys, that is do not exceed word limit more than 10% of the given limit. Do not exceed word limit more than 10, मतलब ±10% हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं. कहने का मतलब है अगर 250 वर्ड्स लिमिट दी गई है तो आप 275 वर्ड्स तक ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. या आप 225 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, कम
तो 10% कम, और ज़्यादा तो भी 10%। अब देखिए ऐसा नहीं होता कि आपको 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे, बट इस तरह होता है जैसे अगर आपने 300 वर्ड्स लिख दिए तो जो 275 के से आगे जितने भी वर्ड्स हैं वो इवैल्यूएट नहीं किए जाएंगे, दे वोंट बी इवैल्यूएटेड। जितना ऐसे आपने 275 वर्ड्स तक लिखा है वहीं तक इवैल्यूएट किया जाएगा। इसका मतलब है अगर 25 वर्ड्स में आपका समरी का कोई हिस्सा या कंक्लूजन का कोई पार्ट मिस हो रहा है, देन डेफिनेट है कि आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। सो ऑब्वियस है कि आप वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखेंगे, ±10% हो सकता है, और ये गाइडलाइंस में दिया है एसएससी ने। सो यू हैव टू बी अवेयर, इससे ज़्यादा कम करने की कोशिश नहीं करिए और गलती भी मत कीजिए ऐसी, ऑलराइट। So this is about the weightage of marks. Moving ahead, let's first talk about essay writing. Now I have given you major points to remember when you if you wish to draft a good essay, okay, how would you draft it? There are basic pointers to keep note of, and I will explain you every point, okay. A proper structure is needed, that is paragraphs, okay. Cohesion and coherence, which means interlinked technique, is required. I'll explain you in detail. Use of language and vocabulary is important. You need grammar, content, and suggestions or advice, if any. Now, a proper structure paragraph, I mean that you have to have 3 to 5 paragraphs there in your essay. Now, there are people who start and they end. In one paragraph, in one long paragraph, they write their essay, which is wrong. Do not do this. Divide your essay into at least 3 or 5 paragraphs. हर पैराग्राफ की अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी, एक हेड स्टेटमेंट होगा, एंड देन इट विल फर्दर हैव द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट हेड स्टेटमेंट। आपको अगर ऐड करना है तो आप वहाँ पर एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपने दिया, आप उससे कोई फैक्ट रिलेट करना चाहते हैं या मेंशन करना चाहते हैं, यू कैन मेंशन दैट एज वेल. So this completely depends on you, but it is very important that every paragraph that you start with should have a head statement, और फिर उसको explain करते हुए उसके साथ अगर आपको examples या कोई facts add करने हैं, you can add to it. Now, there is important point to remember when you are giving paragraphs. Those paragraphs should have cohesion and coherence. कहने का मतलब है पैराग्राफ जैसे आप दूसरे पैराग्राफ पर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें कंप्लीटली कुछ अलग कहा जा रहा है, अब यहाँ पर आप कुछ और ही बात करें। कहीं ना कहीं उसको रिलेट करते हुए ही आगे लाइए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन बताया है, ओके, इंट्रोडक्शन दिया है कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल टॉपिक दिया हुआ है विमेन सेफ्टी का, okay, yeah, safe online transactions, which is important. This is a topic that can be asked. Online transaction or media transparency, all these topics जो हैं ये बहुत ही common है, या अभी pandemic की बात करें, this can also come up in your examination. So you guys have to be apprised with all the possible information that you can grab. So start reading, read newspapers or listen to news, or probably read articles and blogs pertaining to these particular topics that are the current topics in news, okay. Even terrorism, okay, apart from that I would say natural disasters. So all of this you have to be well updated of, okay. So I was saying that when you switch from your introductory paragraph to other points, अगर आप women safety पर कोई आपने introduction दिया that this is the point, आपने कहा कि मैं 2 पॉइंट स्टेट करने जा रही हूँ जो कि मेजरली विमेन सेफ्टी की एक जो हिंड्रेंस है इनके वजह से है, क्यों नहीं सेफ्टी मेजर्स प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पा रहे। तो फर्स्टली दिस एंड देन यू कैन से सेकेंडली, तो वो रिलेटेड है। तो you guys can use connectors, okay, connectors, moreover, however, on the other hand, nevertheless, all these words when you use, your passage in the your essay and the paragraphs would automatically be linked, which is very, very important, okay. Apart from that, next point comes use of language and vocabulary. Guys, you have to use proper language. Language means the words or the terms that you use, the vocabulary part that you use. It should be related to the topic.
if the essay is about economy, your vocabulary should be more and more focused on the economic part. If it's about environment, it should be कि आप environment से related बातें कर रहे हो, तो जो आपकी choice of words होगी, choice of language होगी, it should be proper. बहुत हार्श लैंग्वेज नहीं चाहिए. हार्श का मतलब आप सोचो कि मैं अगर डिफ़िकल्ट इंग्लिश लिख कर आऊँगा या आऊँगी तो आई विल गेट स्कोर हाई. दैट्स नॉट द पॉइंट. You can write, you can use moderate English. It's not that you have to use like a hell of expense करके आपको बहुत बड़ा चढ़ाकर इंग्लिश यूज़ करनी है, जी नहीं. बट जो आप लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट होना चाहिए. ऐसा कितनी बार हो चुका है कि फर्स्ट लाइन में ही ग्रामेटिकल एरर हो जाता है एंड देन योर इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर और द इन्विजिलेटर गोज null and void and पहले ही सब कुछ खराब हो जाता है. So you have to be aware of the grammatical mistakes that you commit while you're writing. छोटे छोटे पॉइंट्स, इवन पंक्चुएशंस का ध्यान रखिए. ओके, सिंगुलर प्लूरल वर्ब फॉर्म्स का याद रखिए, तो प्रेपोजिशंस का ध्यान रखिए, टेंस का ध्यान रखिए. सो ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. ग्रामर भी आपको याद रखनी होगी लैंग्वेज के साथ साथ. लैंग्वेज को जितना सिंपल रख सकते हैं बेटर होगा. इट शुड बी गुड इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स बट इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, देन वी कम टू कंटेंट. एज आई सेड, कंटेंट जो होना चाहिए वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. इट शुड नॉट गो हेवायर. ऐसा नहीं होना चाहिए आप पहले टॉपिक की बात कर रहे हो फिर कहीं भटक गए फिर वापस टॉपिक पर आ रहे हो. नो, डोंट डू दिस. बी वेरी श्योर जो कंटेंट आप ऐड करते हैं अपनी ऐसे की बॉडी में वो काफ़ी अच्छा हो और टॉपिक से आप भटके ना, डाइवर्ट ना हो. लास्ट में जब आप लास्ट पैराग्राफ, आप कंक्लूजन पैराग्राफ दे सकते हैं. पहला आप इंट्रोडक्टरी दे सकते हैं, लास्ट कंक्लूजन, और बीच में आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं बॉडी में. तो जो कंक्लूजन होता है उसमें यू कैन गिव सजेशंस और एडवाइस. ओके, आप उधर ऐड कर सकते हैं आपके खुद के जो सजेशंस हैं या जो एडवाइस हैं विमेन सेफ्टी को लेके या फिर टेररिज्म को लेके, नेचुरल डिजास्टर्स को लेके. इफ़ यू हैव, तो कंक्लूड करते वक्त आप वो सजेस्टिव मेजर्स भी वहाँ ऐड कर सकते हैं. अब दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस बट दिस काउंट्स रियली इंपॉर्टेंट. अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे बहुत अच्छा करके सामने आता है. सो यू शुड डू इट. इट्स गुड. फर्दर, द पैटर्न दैट यू विल हैव इन एग्जाम इस तरह से, और हर सेक्शन में आप एक वर्ड लिख पाएंगे यहाँ पर. तो इस तरीके से आपको स्पेसिंग दी जाएगी. तो आपका 250 वर्ड्स का होगा. आपको जो स्पेसिंग दी जाती है मैक्सिमम 270 वर्ड्स तक आप लिख पाएंगे. तो आपको 6 शीट्स दी जाएंगी ऐसे के लिए. 6 शीट्स होंगी, इस तरह से ब्लॉक्स होंगे 4 कॉलम्स में. सो जो 6 शीट्स होंगी आप उनको जितना पर याद रखिए 275 से एक्सीड नहीं होना चाहिए और आपको इसी पैटर्न में वहाँ पर लिखना होगा. एंड एवरी, अगर आप ए लिखते हैं, इन लिखते हैं, दिस विल बी काउंटेड एज 1 वर्ड फॉर यू. सो ऐसा मत करिएगा काउंट नहीं होता तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, या कॉमा काउंट नहीं होता तो मैं लिख दूँ. इस तरीके से काम मत कीजिएगा. Alright, so इस तरह से 6 sheets होंगी for essay. For letter also you will have approximately 170 words के लिए आपको space दी जाती है. That's it, not more than that. Alright, now essay में कौन से topics हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, जो common हैं, जो अभी अगर मैं देखूँ हाल ही situation में, तो they can ask you on pollution, नेचुरल डिजास्टर्स, जो कि अर्थक्वेक पर आई गेस 2018 में भी पूछा गया है. बिल्कुल. ओके, पैंडेमिक, कोविड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे कैन आस्क यू अबाउट इट. टेररिज्म, जीएसटी, भाई जो जीएसटी डुअल ड्यूज की जो हम बात कर रहे हैं वो भी हम बहुत बार एडिटोरियल में अपने डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक दैट कैन बी आस्क्ड. यूनियन बजट, विमेन सेफ्टी, मॉब लिंचिंग, आत्मनिर्भर भारत, मीडिया एंड ट्रांसपेरेंसी एंड यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट. तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, ये जो कुछ कॉमन, या मैं कहूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विच दे कैन आस्क यू. एंड विद दिस ये पॉइंट्स जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए. ये पैंडेमिक, टेररिज्म, यूनियन बजट, सेफ्टी, मीडिया एंड ट्रांसपेरेंसी, यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट, दीज विल रियली बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस. मूविंग अहेड, we come to letter or application writing. Essay writing we have done. Now essay में आपको points याद रखने हैं और जो body structure होगा वो मैंने आपको समझा दिया है. That is how you will be doing your essay. Now letter,
or application. As I said, it's one of the same thing. Do not worry about it much. Now the points to remember to draft a letter, a proper letter is number 1, आपको format का ध्यान रखना होगा, और मैं formal informal दोनों का format अभी आपको आगे explain करूँगी. सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लाइन जो होनी चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वेयर टू पुट सब्जेक्ट लाइन. ये एक क्वेश्चन है जो क्वेरी है और बहुत बार ये मिस्टेक होती है, तो आई विल टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो ताकि ये गलत ना हो. स्ट्रक्चर और बॉडी ऑफ द लेटर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो सबसे पहले फॉर्मेट में ही आपको मैं सब्जेक्ट लाइन भी बताऊंगी, स्ट्रक्चर और लैंग्वेज. अच्छा, लैंग्वेज एंड विकैबुलरी अगेन, अगर फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, इनफॉर्मल है तो आप कैजुअल वर्ड्स या कैजुअल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं. ओके, बट इन केस ऑफ फॉर्मल आप कैजुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते. आप नहीं कह सकते ओ डियर हाउ यू, नो यू कैन नॉट यूज़ दिस. ओके, फॉर्मल लेटर्स में, सो दैट इज नॉट अलाउड. नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लेटर में आपको याद रखना है वो ये है कि जब आप लेटर में, चले मैं जैसे आपको यहाँ पर बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू दिस हाउ टू ड्राफ्ट अ फॉर्मल लेटर. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मल, और ये कॉमनली आस्क्ड है या फिर ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है. इनफॉर्मल कम पूछा जाता है, फॉर्मल ज़्यादा पूछा जाता है. Points to remember: do not use informal words or languages. Do not use dear, oh my god, or lovely, or miss you. All of these frames you cannot use in formal letters. Okay, informal letters are for office purpose or for business purpose, so you are not allowed to use informal words or language. सब्जेक्ट लाइन शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट. जो आपकी सब्जेक्ट लाइन होती है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, बहुत इफेक्टिव, क्लियर होनी चाहिए. इट शुड बी क्लियर, अंडरस्टैंड कर पाऊँ मैं सब्जेक्ट लाइन को पढ़ के कि ये लेटर किस लिए है. इट शुड बी शॉर्ट एंड क्लियर इन वर्ड्स. ओके, डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब आप कांट, वोंट, आई एम ही लिखना होगा, कैन नॉट ही पूरा का पूरा लिखना होगा. इफ यू राइट कांट, वोंट, दिस इज रॉन्ग. सो डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस इन फॉर्मल लेटर्स. डू नॉट यूज डायरेक्टिव और इम्पेरेटिव. इसका मतलब है आप किसी को आप ऑर्डर नहीं कर सकते दैट डू दिस फॉर मी और गेट द फाइल फॉर मी और पे द फाइन. यू कैन नॉट डू दिस. ओके, फॉर्मल लेटर्स में आप इम्पेरेटिव, आप इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते किसी को. ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते इम्पेरेटिव डू दिस, get me a glass of water, or pay the fine, or pay your bill. Okay, all of these will be inappropriate. You cannot use imperatives or directive. This is for formal letter. अगर आप पैटर्न देखेंगे तो इस तरह से होता है फॉर्मेट. सेंडर का एड्रेस आपको लिखना होगा, ठीक है, डेट, उसके तुरंत बाद डेट आएगी, फिर रिसीवर्स एड्रेस आएगा, फिर सैल्यूटेशन. अब जो यहाँ पर आप लिखेंगे सर और मैडम. Alright, dear sir, dear madam, do not do that, sir और madam. सब्जेक्ट लाइन यहाँ पर देखो, अब ये पॉइंट है, सैल्यूटेशन के बाद आता है सब्जेक्ट. दिस इज इम्पॉर्टेंट गाइज टू नोट. सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट लाइन आएगी एंड दैट विल बी क्रिस्प एंड क्लियर. उसके बाद बॉडी आता है लेटर का, इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको जो भी पॉइंट्स बीच में ऐड करने हैं, और कंक्लूजन. सो 3 पैराग्राफ्स में आप चाहें तो अपना लेटर खत्म कर सकती हैं, मैक्सिमम 4, नॉट मोर देन 4 पैराग्राफ्स. एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, कंक्लूजन का, बॉडी का 1 या 2 पैराग्राफ्स, दैट्स इट. और ये सब लेफ्ट मार्जिन से रहेगा. कहाँ से रहेगा, लेफ्ट मार्जिन से. इंटेंट रहेगा, बिल्कुल लगा हुआ रहेगा लेफ्ट मार्जिन से. इवन इफ यू हैव टू चेंज योर पैराग्राफ, अगर आपने ये पहला पैराग्राफ यहाँ खत्म किया है तो नया पैराग्राफ यहाँ से शुरू होगा, लेफ्ट मार्जिन से ही शुरू किया जाएगा. रिमेंबर दिस. ऑलराइट, सो एवरीथिंग विल बी into लेफ्ट मार्जिन. सो बॉडी. अब इसके बाद आप कंक्लूड करके थैंक यू या थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली और योर्स ट्रूली यू कैन राइट. योर्स लविंगली मत लिखिएगा. और अपना और नेम. अब नेम में आप XYZ या ऐसे कुछ जी नहीं, जो नेम आपको क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखिए. डू नॉट राइट योर नेम गाइज. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ UFM रूल्स. ओके, UFM मीन्स अनफेयर मीन्स.
एसएससी ने ये कुछ रूल्स निकाले हैं, कुछ गाइडलाइंस है कि आप पेपर में कहीं पर भी अपना नाम, योर नेम यू कैन नॉट मेंशन, आप अपना नाम, एड्रेस मेंशन नहीं कर सकते कहीं भी शीट में, कहीं भी। इनफैक्ट नॉट जस्ट योर नेम, अगर आप XYZ या ABC भी लिखते हैं तो भी काफ़ी लर्नर्स को 0 मार्क्स अलॉट कर दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने अदर देन जो भी वर्ड या जो भी लेटर यूज़ किया है वो एक क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया गया है। सो गाइज रिमेंबर दिस कि आप अगर जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई है, ओनली दैट यू कैन यूज़ इन योर राइटिंग, वेदर इट्स योर essay और योर लेटर। इसके अलावा अपना नाम, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर एड्रेस पेपर में, क्वेश्चन पेपर में दिया है C ब्लॉक शादरा, तो आपको इतना ही लिखना है। शादरा के आगे अगर आप दिल्ली भी लिख देंगे तो भी आपका मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे एंड यू विल बी अलॉटेड 0। सो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, यूएफएम का क्लियर रूल है। आप कहीं पर रफ वर्क भी नहीं कर सकते, अपनी पूरी शीट में आप कहीं पर रफ वर्क नहीं कर सकते। गलती से अगर आपने कहीं पर साइन कर दिया तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। सो डू नॉट डू दैट। आप कहीं पर रफ वर्क नहीं कर सकते, अपना नेम मेंशन नहीं कर सकते, योर एड्रेस नहीं, आप कुछ भी एक्स्ट्रा मेंशन नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाट यूएफएम सेज। डू नॉट डू दैट, अदरवाइज यू विल बी इन अ ट्रबल। मार्क्स आपको 0 अलॉट हो जाएंगे सीधे के सीधे इन द एंटायर क्वेश्चन। फॉर 50 मार्क्स यू विल बी अलॉटेड 0। सो टेक केयर ऑफ दिस, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू बी टेकन केयर ऑफ। सो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट इस तरह से ही होगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट आएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन काफ़ी लोग सैल्यूटेशन के पहले लिख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग एज पर द पैटर्न। ऑलराइट, सो फॉर्मल लेटर को आपको इस तरह से लिखना है, किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, कुछ टॉपिक्स में आपसे भी डिस्कस करूँगी। इनफॉर्मल लेटर्स में फॉर्मल लेटर का जस्ट ऑपोजिट होता है। आप इनफॉर्मल वर्ड्स और लैंग्वेजेस, डियर, लविंगली, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, कांट, वोंट, आई एम, और यहाँ पर आप फ्रेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, इडियम्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स में आप इडियम्स या फ्रेजेस यूज़ नहीं कर सकते। ऑलराइट, यहाँ पर आप डायरेक्टिव इम्पेरेटिव्स भी यूज़ कर सकते हैं कि सेंड मी सम चॉकलेट्स और सेंड मी अ गिफ्ट, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। राइट, ये जो है send me a chocolate the next time you come or next time you visit, get me some chocolates, तो ये सब आप imperatives या directives यूज कर सकते हैं informal letters में, but not formal letters. okay, इनफॉर्मल लेटर का सिंपल सा फॉर्मेट होता है, सेम देखो, सेंडर्स, डेट और रिसीवर्स एड्रेस सेम है, सैल्यूटेशन भी सेम है, कोई सब्जेक्ट लाइन की ज़रूरत नहीं होती है इनफॉर्मल लेटर्स में। सैल्यूटेशन में आप डियर और माय डियर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और आप नाम लिख सकते हैं उनका। ओके, यहाँ पर आप ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, माय लविंग डॉटर, ओके, यू कैन से माय लविंग डॉटर और माय लविंग सिस्टर, you can use all these words in salutation. Body of the letter, यहाँ पर introduction और conclusion जैसा कुछ नहीं होता है। Again 2 to 3 paragraphs में आपको अपना letter वहाँ पर finish करना होगा। Start करेंगे आप जो point आपको दिया गया है पूछने के लिए, how are you, I hope you're in good health, all of that, and then there's something important to tell you or I want to congratulate you for this, जो भी आपका topic रहेगा उसको आप वहाँ पर अपने इफेक्टिव वर्ड्स में यूज करेंगे, लिखेंगे। लास्टली यू विल से विद बेस्ट विशेस एंड नेम। डू नॉट राइट योर नेम, जो नेम क्वेश्चन में दिया गया है, जो भी नेम, वो आपको यूज करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर लिखा है गौरव तो आप गौरव लिखेंगे। एक स्टूडेंट ने ऐसा ही किया था, उन्होंने अब पहले गौरव लिखा अपना नाम, फिर काट के उन्होंने लिखा अंशुल और व्हाटएवर जो क्वेश्चन में दिया था, तो भी ही वाज अलॉटेड 0 बिकॉज उन्होंने पहले कुछ और नाम लिख दिया था बाय मिस्टेक। So do not do this. Be very, very particular when you are drafting your letter in your answer sheet. Alright. So इस तरह से informal letter जो है आपके लिए आपको draft करना होगा। Alright.
Moving ahead, जो topics हैं या questions that can be asked for formal letters. Write a letter to the bank manager to request him to approve your loan. This can be a personal loan. It can be an education loan. So it can be anything. कभी कभी वो mention भी कर देते हैं किस loan की ज़रूरत है. This is one such type of question that can be asked क्योंकि bank managers को लिखने के लिए letters काफ़ी बारी आ चुके हैं. ये 2016 का क्वेश्चन है that assuming that your Suresh or Seema write a letter to your younger brother Naresh highlighting the distinct benefits and shortcomings of computer-based tests for multiple choice objective questions. So this is a question that has already been asked and you can be asked again for the same. Next is write a letter to the editor of a local newspaper requesting him to publish article pertaining to sanitization in your area. So this is another for, you can say for municipality also you are asked. Okay, municipality corporation के लिए भी आपको बहुत बारी letters पूछे जाते हैं लिखने के लिए. Your Sunita or Sunil, resident of Gandhi Road, Dwarka, New Delhi, write a letter to manager GD Restaurant complaining about their poor service and quality of food. ये 2018 में आ चुका है question. So you can be asked for this as well. So याद रखिएगा information जितनी question में दी गई है उतनी ही use करनी है, otherwise UFM rules पर based आपको 0 allot कर दिया जाएगा. इनफॉर्मल लेटर्स आर सिंपल. आपको फ्रेंड को कंग्रेचुलेट करने के लिए लेटर हो सकता है या आप अपने रिलेटिव्स को कोई लेटर लिख सकते हैं. ओके मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दिए हैं दैट यू आर कंग्रेचुलेटिंग योर फ्रेंड फॉर एडमिशन इन वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री or warning your sister for the risk of online transactions. Now this is important guys. अगर हाल ही में देखा जाए तो it's important. So informal letters या तो फ्रेंड को या फिर रिलेटिव्स के लिए आ सकते हैं which is easy. लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेसी राइटिंग जो कि रेयरली पूछा जाता है बट पूछा जा सकता है. सो प्रेसी जैसे मैंने कहा इज अ समरी ऑफ अ शॉर्ट पैसेज. समरी होती है आपको जिस देना होता है किसी चीज का. मैंने कहा था साइज जो होता है ओके दैट इज 1/3. ओके अगर आपको 300 वर्ड्स का पैसेज दिया गया है तो आपको उसको 100 वर्ड्स में करके देना होगा. दैट इज द लेंथ दैट यू हैव टू गिव. ओके बॉडी आप अपने अकॉर्डिंग. अच्छा ये याद रखिएगा कि जो बॉडी का जो कंटेंट होगा वो पैसेज से ही होना चाहिए. आप अपने मन से उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. और जो कि जो सीक्वेंस होना चाहिए पॉइंट्स का वो भी सेम होना चाहिए. सीक्वेंस भी जो पैसेज में दिया गया है आप जो प्रेसी में समरी करके दे रहे हैं वो सीक्वेंस भी पैसेज का ही होना चाहिए. नथिंग डिफरेंट. और दूसरी चीज़ आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप एक वर्ड यूज़ कर सकें मल्टीपल वर्ड्स के लिए. तो वो आपके लिए प्रेसी में बहुत बेनिफिशियल होता है. लैंग्वेज का खास ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर भी फॉर्मल और अच्छा जैसे देखो भाई प्रेसी जो है वो इन टॉपिक्स पर होता है या तो एजुकेशन कॉमर्स इकोनॉमी सोसाइटी या फिर एनवायरनमेंट पर बेस्ड होता है. तो जिस भी टॉपिक पर आता है आपको बेटर होगा आप फॉर्मल टर्म्स यूज़ करें. यहाँ पर आप डियर लविंग ये सारे वर्ड्स का कोई मेंशन नहीं होता है. नॉट रिक्वायर्ड इवन. प्रेसी में सिंपल सा पॉइंट होता है जैसे आप ऐसे में करते हैं वैसे ही पैटर्न होता है. आपको ब्लॉक्स दे दिए जाते हैं और आपको बस अपना जो है प्रेसी वहाँ पर लिखना होता है. कुछ नहीं एड्रेस डेट नथिंग इज रिक्वायर्ड. ओके सो लैंग्वेज का खास ध्यान रखेंगे. किसी भी टॉपिक से हो आपकी जो वर्ड्स होने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए. और आपको सारे पॉइंट्स जो भी पैसेज में दिए हैं यू हैव टू कवर ऑल द पॉइंट्स. Okay, whatever is mentioned, you have to cover all the necessary points given there. Okay, this is important for you. So this is the Prezi और Prezi के topics भी मैंने आपके साथ share कर दिए हैं. This is what is needed. So yes, this is the entire thing for tier 3 that you guys need to know, and this is what we wish to inform you so that you can do really well in your exam. So I will be seeing you in the next session soon, and I wish you all a very good luck and good wishes from all our team from Pendulum EDU. And do subscribe our channel for regular sessions with us. Keep learning and growing learners. Good luck. Thank you so much.